आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फूल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अब इस प्रश्न में भी एक तो फूल, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा पर्यायवाची, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको सिनोनिम बोलते हैं। अब यहाँ पर फूल के संबंध में जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में 3 शब्द हैं, बी ऑप्शन में 3 है, ऐसे करके सभी में 3 शब्द दे रखे। तो ए ऑप्शन हम देख लेते हैं, पुत्र कुसुम प्रसून। बी ऑप्शन है पुष्प कुम प्रसून। सी ऑप्शन है पुष्प कुसुम प्रसून। डी ऑप्शन है पुष्प कुसुम प्रसन्न। अब यहाँ पर हम एक जैसा लाइन से देखते जाएंगे। अगर हमें आता है तो हम एक ही बार में बता देंगे, लेकिन अगर हमें नहीं आता है तो हम एक जो ट्रिक के हिसाब से देख रहे हैं वो हम देखते जाएंगे कि किसमें क्या गलत है और क्या सही है। अब यहाँ देखिए, पहले वाले में लिखा है पुत्र, पुत्र का मतलब होता है बेटा, तो यानी ये गलत। इसमें तो पुत्र का मतलब जो हुआ वो हुआ बेटा। अब दूसरे ऑप्शन में देखिए, पुष्प कुम प्रसून। अब यहाँ कुसुम लिखा, यहाँ कुसुम लिखा, यहाँ कुसुम लिखा, लेकिन यहाँ कुम लिखा। कुम का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। अब हम डी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पुष्प पुष्प पुष्प, कुसुम कुसुम, प्रसून, यहाँ तीनों में प्रसून प्रसून है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि प्रसन्न लिखा हुआ है। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। अब बचा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सी, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। यानी फूल के जो 3 पर्यायवाची हैं वो है पुष्प कुसुम प्रसून। इसके अलावा फूल के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि सुमन, एक पर्यायवाची सुमन है। दूसरा पुष्प कुसुम प्रसून सुमन, ये हमारे पर्यायवाची हैं। आप इनको देख लीजिए, याद, वैसे सबसे बढ़िया बात है कि आप याद कर लीजिए, लेकिन आपको याद नहीं है या ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है जो आपने याद नहीं किया था, तो उस समय आप इस तरीके से ट्रिक लगाकर भी अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ फूल के जो 3 पर्यायवाची हैं वो है पुष्प कुसुम प्रसून। इसके अतिरिक्त मैंने आपको जो बताया वो है सुमन, एक फुल्ल भी बोलते हैं, फुल्ल, ये ऐसे करके लिखेंगे तो उस फुल्ल का मतलब भी फूल होता है। फुल्ल लिखना, आधा ल लिखना, फूल लिखोगे तो वो अंग्रेजी का फूल मूर्ख हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जिसका आकार न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। अब यहाँ पर फिर गौर कीजिए, एक तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण पंक्ति है और दूसरा उन्होंने हमसे क्या पूछा, एक शब्द, यानी कि ये हमारे लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला प्रश्न है। ये अनेक शब्द होगा और इनके लिए हमें एक शब्द ढूंढना है। अब उन्होंने जो हमें ऑप्शन दिए वो देख लेते हैं। निर्कार ए ऑप्शन, बी निरंकार, सी ऑप्शन आकार और डी ऑप्शन निराकार। अब फिर से हम एक बार प्रश्न देखते हैं, जिसका आकार न हो, जिसका आकार ना हो, कोई आकृति ना हो, कोई शेप ना हो, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, जिसका कोई फिग ना हो, उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ निर्कार लिखा है जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि निर्कार कोई शब्द नहीं होता है। निरंकार में बिंदी आ गई तो निरंकार भी नहीं आएगा। देखो मैं एक आपको बता दूं कि निर का मतलब होता है नहीं, निर जो है वो उसका मतलब होता है नहीं। अब ये आकार तो आ ही नहीं सकता, जिसका आकार न हो पूछा है तो यहाँ आकार शब्द तो हम लिख नहीं सकते, तो ये आकार भी नहीं आएगा। बचा ये तो निराकार बना, और ये निराकार कैसे बना है वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये लिखा है निर, र के नीचे हलंत, धन आकार। और क्यों बना, क्योंकि यह आकार का मतलब तो हुआ शेप, लेकिन निर का मतलब हुआ नहीं, जिसका आकार नहीं है, तो वो बन गया निराकार। ये मिलाकर शब्द बन गया निराकार। ये एक तरफ से इसका जो संधि विच्छेद हम करते हैं वो भी हो गया, ये अलग अलग भी हो गया, नीर उपसर्ग भी हो गया। तो यहाँ पर हमने
इन दोनों को मिलाकर जो शब्द नया बनाया है वो है निराकार, और निराकार का अर्थ होता है जिसका आकार न हो। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, न्याय शास्त्र का ज्ञाता के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अब सबसे पहले ये देख लीजिए कि न्याय शास्त्र, न्याय यानी कानून, कानून जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ, उसके ज्ञाता, ज्ञाता यानी जानकार, नॉलेजेबल व्यक्ति, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो इसको बेटा आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि हर एक चीज ऐसी नहीं है कि हम ट्रिक लगाकर बता दें। तो यहाँ न्याय ज्ञाता कोई शब्द इसके लिए नहीं आएगा, न्यायस्थ इसके लिए नहीं शब्द आएगा, न्यायिक भी नहीं आएगा, क्योंकि न्यायिक का मतलब होता है न्याय से संबंधित, न कि न्याय शास्त्र का ज्ञाता। न्यायिक का अर्थ होगा न्याय से संबंधित। लेकिन इन दोनों के तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये देखा जाए न्याय ज्ञाता, तो न्याय ज्ञाता क्या होता है, ये कोई शब्द ही नहीं होता है। हाँ, हम न्याय और ज्ञाता को अलग अलग करके जैसे यहाँ लिखा है ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन वैसे इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है न्यायिक, न्यायिक। न्यायिक जो शब्द है वो ही न्याय शास्त्र का ज्ञाता के लिए उपयोग किया जाता है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, न्यायिक का मतलब होगा न्याय शास्त्र का ज्ञाता। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि हमें अ उपसर्ग का उपयोग करना है। उपसर्ग का मतलब मैंने आपको बताया आगे, एक ट्रिक बताई थी पहले, मेरे जितने वीडियो आपने कभी देखे हो तो उसमें तो मैंने डिटेल से आपको उपसर्ग की परिभाषा और उनके बारे में भी बताया है। तो आप उन वीडियोस को देखकर ये वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उधर मैंने डिटेल से सारी चीजें आप लोगों को समझाई है। तो यहाँ अव जो है वो उपसर्ग है, यानी एक शब्दांश है जो कि उपसर्ग है, और उपसर्ग जो होते हैं वो हमेशा किसी शब्द या शब्दांश के आगे लगते हैं। मैंने ट्रिक में बताया था कि ऊ से आप समझ लीजिए आ, और आ का मतलब होता है आगे। इसी तरह प्रत्यय का प से समझ लीजिए पीछे। तो यहाँ उपसर्ग आगे लगेगा एक चीज। दूसरा, इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, और इससे बने हुए शब्द हमको यहाँ पर देखने हैं। तो आप पहले देखिए अव ये शब्द का उपयोग हुआ है, ये अव लिखा हुआ दिख रहा है अलग ही। उसके बाद है अविकल, तो यहाँ अवि इस्तेमाल हो रहा है। और पहली बात तो अवि नहीं चाहिए, देखा जाए तो ये शब्द जो है वो है अधन विकल। विकल का मतलब होता है बेचैन होना, यहाँ विकल का अर्थ है बेचैन होना, और अविकल का अर्थ होता है शांत रहना। और अवनति, जो यहाँ अवनति शब्द है ये किस किस से बना है, तो ये जो है अवधन, अवधन्नति से बना है। ये सारी शब्द हमारा बना हुआ है। अब यहाँ देखिए अभिन्न लिखा, तो इसमें भी अ और भिन्न अलग होगा, तो अ तो आया ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो अ आ रहा है, यहाँ भी अ आ रहा है। अब इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी अ आ रहा है, क्योंकि अधन विवाहित है ये, अधन विवाहित बचा पहला वाला, उसी में हमको अवधन्नति लिखा हुआ अलग ही मिल रहा है, जबकि ये उन्नति का विपरीत है, अवनति। ये देखिए ये अव अलग बन गया, नति अलग बन गया, क्योंकि वनति का कोई मतलब नहीं होता। ये अवनति जो है उन्नति का विपरीत है। अवनति का मतलब होता है पतन होना, नष्ट होना, समाप्त होना, या फिर उसको इंग्लिश में उन्नति को प्रोग्रेस बोलते हैं। तो हम इसका प्रोग्रेस का विपरीत ले लेंगे यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि प्रोग्रेस का विपरीत क्या होता है इंग्लिश में, पर जो प्रोग्रेस यानी उन्नति होता है उसी का उल्टा यहाँ आएगा। तो यहाँ पर अवनति अ व आया है, बाकी सब में अ आया है। अविकल का अर्थ है शांत रहना, अभिन्न का मतलब होना है अलग न होना। देखो भिन्न का मतलब होता है अलग होना, और अभिन्न का मतलब होता है अलग न होना, जुड़ा हुआ रहना। अविवाहित का मतलब होता है
विवाहित का मतलब होता है शादीशुदा होना और अविवाहित का मतलब होता है शादीशुदा न होना, कुंवारा। अविवाहित को हम अलग एक शब्दों में बोल सकते हैं अविवाहित यानी कुंवारा। अब यहाँ सभी में अ आया है, लेकिन जो ए ऑप्शन है उसमें अ आया है, तो हम समझ जाएंगे कि ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अब यहाँ पृथ्वी एक बात और दूसरा पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी समानार्थी, जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं, वो हमें चुनने हैं। तो हमें यहाँ पे 3-3 शब्द दे रखे हैं, एक एक ऑप्शन में एक एक विकल्प में 3 शब्द दे रखे हैं, उनको हमें देखना है और पृथ्वी के लिए सही पर्यायवाची चुनना है। ए ऑप्शन भू वसुधा धरित्री, बी ऑप्शन भू भूमिजा धरती, सी ऑप्शन भू भूमि धरती, डी ऑप्शन भूधर भूमि धरती। अब आपको सबसे पहली बात, यदि पर्यायवाची आते हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ शब्द ऐसे दे देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमने पढ़े थे ऐसा तो नहीं, उसमें एक आधी शब्द छूट गया हो, या मात्राओं की हमें गड़बड़ हो जाती है, मात्राएं हमें समझ में नहीं आती। तो उस स्थिति में आप यहाँ पर ट्रिक वाली वही जो बात मैंने बताई थी वो आप यूज कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ देखिए भू है, यहाँ भू है, यहाँ भू है, पर यहाँ भूधर है, तो ये भूधर जो है वो हमको अलग दिख रहा है, एक तो ये निकाल लिया हमने। फिर दूसरे वाले में देखो भूमि भूमि, पर यहाँ भूमिजा लिखा है, तो ये भूमिजा भी अलग दिख रहा है, इसको हमने अलग कर दिया। तीसरे वाले में देखिए धरित्री धरती धरती धरती, अब ये धरती भी गलत दिख रहा है, और यहाँ ये धरित्री है सही, पर इसमें ये वसुधा जो है वो अलग लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं कि भू को वसुधा कहते हैं, ना कि वसुधा, यानी कि इसको अगर हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा, वसुधा कहते हैं, मैंने मान लिया, लेकिन यहाँ शु की जगह सु आना था। यहाँ भूमि कहते हैं लेकिन भूमिजा नहीं कहते, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। फिर इसके अंदर भूधर जो लिखा हुआ है इसमें 2 मिस्टेक है, यहाँ धरती में बड़ी ई की मात्रा होनी थी, एक तो ये गलती हो गई, और दूसरा यहाँ भूधर जो लिखा हुआ उसका मतलब होता है पर्वत, भूधर का अर्थ होता है पर्वत। तो अब यहाँ पर्वत तो हम पृथ्वी के रूप में पर्यायवाची नहीं ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सी ऑप्शन है उसके अंदर बाकी जो सारे लेटर्स हैं, मात्राएं हैं, शब्द हैं, वो सभी सही हैं। हमको यहाँ ये भी देखना है कि मात्रा की गलती की वजह से भी कहीं हमसे कोई गलत ऑप्शन ना चुन लिया जाए। देखो यहाँ धरती लिखा था, यहाँ भी धरती लिखा, लेकिन इसमें बड़ी की मात्रा और इसमें छोटी की। यदि हम कंफ्यूज रहे तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए, तो हमें याद रखना है कि धरती में बड़ी की मात्रा लगती है, बाकी धरित्री यहाँ सही है। तो एक बार फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि भूमि के पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से रहेंगे। भू सही है, वसुधा को अगर हम इस रूप में लिखें तो सही है, धरित्री भी सही है। फिर इसके बाद भू भूमि धरती, ये सारे पर्यायवाची सही है, और यहाँ से भूमि सही है। बाकी जो शब्द लिखे हुए हैं वो मात्रा की गलती से ये वाला गलत है और ये वाला गलत है। भूमिजा कोई शब्द नहीं है, भूधर का अर्थ होता है पर्वत। इस तरह से हमारे ये पर्यायवाची निकल के बाहर आ गए, और उसमें से सी जो ऑप्शन है उसमें सारे के सारे सही हैं। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है यथार्थता का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला, आप देखिएगा यहाँ पर मात्रा का विशेष तौर पे ध्यान रखना, यहाँ लिखा है यथार्थता, और यहाँ क्या लिखा है यथ, फिर रथता, यानी मुझे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा है कि इसको मैं क्या पढ़ूं। यथार्थता लिखा हुआ है। दूसरा याथार्थता लिखा हुआ है। चौथा याथार्थ लिखा हुआ है, सभी में आ की मात्रा लगा दी। और डी ऑप्शन जो है वो यथार्थ है। अब यहाँ बता दूं कि यथार्थ का मतलब होता है रियलिटी, यानी कि बिल्कुल आमने सामने होना, प्रत्यक्ष रूप से होना, डायरेक्ट होना, या ऐसी कोई चीज जो कि प्रैक्टिकली होती है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हैं प्रैक्टिकली होती हैं और कुछ चीजें सिर्फ बातों के लिए होती हैं। एक तरफ से आइडियल या आदर्श के रूप में होता है, और एक हमारे पास रियलिटी होती है। जरूरी नहीं है कि जो हमने आदर्श या आइडियाज अपने लिए बनाए हैं वो हमेशा सही हो।
तो आइडियल जो बनाए हैं वो सही हो। कभी कभी हमें यथार्थ जो हमारी जिंदगी होती है, जो रियलिटी होती है, उसका सामना करना होता है। तो वही शब्द के लिए हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है यथार्थ। यथार्थ यानी रियल। तो यहाँ पे जो यथार्थ शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है, यथार्थता शब्द कोई होता ही नहीं है, यानी ता का उपयोग यहाँ जो किया गया है वो गलत है। बाकी ये 3 ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हैं, इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन यथार्थ सही है, जिसका कि मैंने आपको अर्थ भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया और हिंदी में भी बता दिया, यानी वास्तविकता है। यथार्थ का मतलब अगर हम हिंदी में लें तो वास्तविकता होगा, जो वास्तविक स्थिति है वो होगा, और अगर इंग्लिश में लें तो रियलिटी होगा। यथार्थता कोई शब्द नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप यथार्थ ही आएगा। मिलते हैं आगे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, तन मन धन का सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है कि हमको एक तो शब्द दिया है तन मन धन, और दूसरा दिया है कि हमें उसका सामासिक विग्रह करना है। सामासिक विग्रह, समास से बना है सामासिक विग्रह। सामासिक विग्रह जो है वो समास का अंग है। समास का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक पदों का मेल, और सामासिक विग्रह का मतलब होता है समास को अलग अलग करना, या समस्त पद जो हमें दिया गया है उसको अलग करना। तो यहाँ तन मन धन को अलग अलग करना है। उसमें ए ऑप्शन दिया है तन मन और धन, बी ऑप्शन दिया है तन मन और घान, सी ऑप्शन है तन मान और धन, डी ऑप्शन है तान मन और धन। अब जो हमको ये 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें हमको तन मन धन का सामासिक विग्रह करके बताना है। तो पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि तन एक पद है, मन दूसरा पद और तीसरा धन है। ये 3 पद से मिलकर ये एक सामासिक पद बना है। इस सामासिक पद का हमें सामासिक विग्रह करना है। सामासिक विग्रह करना है ना, अलग अलग करना है। तो अब यहाँ पर जो ये उदाहरण है, जो ये तन मन धन समस्त पद दिया गया है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण। अब द्वंद्व समास जो दिया हुआ है, जो मैं बता रही हूं आपको द्वंद्व समास, इस द्वंद्व समास के अंतर्गत जब जो इसकी परिभाषा है द्वंद्व समास की, देखिए उससे पहले मैं ये बता दूं कि समास जो है उसके 6 प्रकार हैं, 6 भेद हैं। उसी में से ये एक प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा ये है कि इसमें सभी पद समान होते हैं, सभी पद प्रधान होते हैं, सभी को प्रमुखता दी जाती है, सभी पद प्रधान। अब यहां पर सभी पद समान है और इसमें और या ऐसे शब्दों का प्रयोग करके सामासिक विग्रह किया जाता है। तो अब यहां पर और शब्द का प्रयोग करके उन्होंने हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें सही ऑप्शन जो है वो चुनना है। तो उससे पहले हम ये देख लें कि उसमें कहां कहां पर क्या क्या गलती हो रही है मात्राओं के माध्यम से। ये एक तरीका है सही वाला ऑप्शन चुनने का, इसलिए उस वक्त में यह आवश्यक हो जाता है कि आपका जो ध्यान है वो वहां लगा हुआ हो, आप एकाग्रचित्त होकर मात्राओं को देखें। जल्दबाजी में ये न हो जाए कि आपको वो मात्रा दिखे नहीं। तो अब यहाँ पहला वाला देखिए, पहले वाले में तन 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 और यहाँ तान लिखा है जो कि गलत है, ये गलत हो गया। यहाँ मान लिखा है, ये गलत हो गया। और तीसरे में यहाँ घान लिख दिया है। शब्द अपने वही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ बीच में क्या लगेगा और। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये 3 ऑप्शन तो हमारे गलत हैं। जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है, तन मन और धन। ये इसका सामासिक विग्रह है और ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इया प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ इया शब्द का प्रयोग करना है और क्या करना है, प्रत्यय करना है। प्रत्यय शब्द, प्रत्यय का प्रयोग करके नया शब्द बनाना है। तो अब आपको मैं बता दूं फिर से कि प्रत्यय का प यानी पीछे, ये हमारी एक ट्रिक है।
प का पीछे, पीछे यानी कि प्रत्यय जो होता है वो पीछे उपयोग में आता है। ये ट्रिक आपको कब काम आएगी, जब मान लीजिए कि आपके उसी पेपर में उपसर्ग भी पूछ लिया और प्रत्यय भी पूछ लिया और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि दोनों में से किसको चुनाव करना है, कौन सा आगे लगता है कौन सा पीछे लगता है। तो उस समय में याद रखना कि प्रत्यय का प से आप पहचान जाएंगे पीछे और उपसर्ग का उ से एक ट्रिक लगा के आगे, आगे का मतलब आगे लगेगा उपसर्ग। तो यहाँ पर प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है, किसी भी शब्द के पीछे लगेगा। तो पीछे लगने वाले शब्द अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से। यहाँ देखिए पहला दिया है अरियल। अब इसमें कहीं पर भी इया शब्द आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या, तो हमें समझ में आ जाता है कि अरियल में कहीं भी इया शब्द नहीं आया है। यह जरूर आया है लेकिन अरियल नहीं है, ये बीच में रिय ईय इस तरह से इस्तेमाल है, तो हम उससे बीच में तो बोला ही नहीं गया क्योंकि प्रत्यय जो होता है वो तो पीछे लगता है। अब यहाँ ईय लग भी गया तो क्या मतलब, हमको उससे मतलब ही नहीं है। अरधन ईयल हो गया ये तो हमें ईयल चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, ईया चाहिए। इसका मैं आपको बता देती हूँ। ये ए नंबर का देखिए ये बना है अरधन ईयल से, जो कि गलत है, बन गया अरियल। इसको आप अलग अलग करके भी देख सकते हैं। अब बी नंबर का देखिए, बी नंबर वाले में चतुराई लिखा हुआ है, तो चतुराई में क्या आएगा, चतुर, चतुर शब्द होता है, चतुर यानी चालाक, और उसके अंदर जो जुड़ा हुआ है वो है आई, तो यहां हो गया चतुराई। अब तीसरा शब्द देखिए, तीसरा शब्द हमको दे रखा है खटिया, तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि सी नंबर पे आएगा खाट। खाट जो शब्द होता है अपना, खटाई जो खाट होती है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, मैं खटाई नहीं चटाई बोलने वाली थी तो वो गलती से मेरे मुंह से खटाई निकल गया। खाट शब्द जिस पलंग जिसको के पहले के समय में बोलते थे, वो उसी का ये ईया जोड़कर नया शब्द बना खटिया। इसमें से जो आ की मात्रा है उसका लोप हो गया। अब यहाँ पर जो डी है, डी में लिखा है पहुनाई, तो अब पहुन तो कोई शब्द ही नहीं होता है वैसे तो, और पहुनाई आई शब्द जुड़ा हुआ है। अब इन सबको हमने जब अलग अलग किया तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि किसी में ईयल आया है, किसी में आई आया है, किसी में आई आया है, लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है उसी में ईया शब्द आया है। तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि जो खटिया यहाँ पर तीसरा वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया है वो सही है, वो वाला विकल्प हमारा सही है। बाकी तीन विकल्प जो हैं हमारे गलत हैं। और आपने ये भी देख लिया कि ये पीछे की साइड लगे हुए हैं, ये याद रखना है आपको। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो शब्द बने हुए हैं, अब इसमें ईयल है, ये कंफ्यूज करने वाला था, यहाँ ईया यहाँ ईयल, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन आपको याद रखना है कि हमें ईया शब्द का ही प्रयोग करना है। तो उससे बना हुआ शब्द खटिया है और यही हमारे प्रत्यय का उत्तर है। अब हम आ जाते हैं अगले पे। खटिया का मतलब भी पलंग ही होता है। सेठ साहूकार का सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहाँ सेठ साहूकार ये हमारा मेन है, ये शब्द हमको दिया है और इसका हमको सामासिक विग्रह करना है। इसके जस्ट पहले अभी मैं आपको ये प्रश्न समझा चुकी हूँ, तन मन धन वाला, उसी के जैसा ये भी है। यहाँ पर भी सेठ और साहूकार ये दो पद दिए हुए हैं और ये जो पद दिया हुआ है इन दो पदों को मिलाकर एक पद बना है सेठ साहूकार। इस समस्त पद का हमको सामासिक विग्रह करना है ना, अलग अलग करना है। अब भी जस्ट मैंने आपको बताया था, तो इसमें हम ये समझ लें कि ये जो सेठ साहूकार शब्द है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, और या शब्द का प्रयोग करके उनका सामासिक विग्रह किया जाता है। अब याद रखिएगा मैंने शब्द बोला और यानी कि एंड, AND एंड, इंग्लिश में एंड, उसका उपयोग करके इनका सामासिक विग्रह किया जाएगा। तो उस आधार पर आप इसमें देख लीजिए कहाँ और शब्द आया है, तो आपको दिख रहा है कि सी ऑप्शन में और शब्द आया है, बाकी किसी में भी और शब्द नहीं आया, इसलिए ये बाकी सारे जो हैं वो गलत हैं। हमारा सेठ और साहूकार जो सी नंबर का ऑप्शन है वो उत्तर सही है।
क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक है कि द्वंद्व समास के अंतर्गत और शब्द का प्रयोग होता है। ये सेठ और साहूकार यहाँ लिखा हुआ है तो इसलिए ये द्वंद्व समास है, इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं। अब हम आ जाते हैं अगले पे। जो अगला हमारा प्रश्न है वो है एकाग्र चित्त का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। अब प्रश्न पे ध्यान दीजिए, एक तो शब्द ये, दूसरा ये, यानी हमें क्या करना है, एकाग्र चित्त जो शब्द दिया गया है उसका विलोम लिखना है। विलोम को हम और क्या कहते हैं, विपरीत, विपरीतार्थ, विरुद्धार्थी, उल्टे अर्थ वाले शब्द, या फिर इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिट। अब ऑपोजिट शब्द जो हमको लिखना है एकाग्र चित्त का, तो एकाग्र चित्त का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को ये मैंने इंग्लिश में बता दिया, इसका हमको विपरीत लिखना है, उल्टा लिखना है। तो यहां जो हमको शब्द दे रखे, अब मैं आपको बता दूं यहां कोई ट्रिक काम नहीं आनी है, यहां आपको वर्ड याद होना ही चाहिए। तो यहाँ अन्य मनस्क जो शब्द है वो इसका सही विकल्प है। अन्य मनस्क को मैं आपको इतना जरूर बता देती हूँ कि हम आम भाषा में बोलते हैं अनमना हो रहा हूं मैं, तो अधिकतर आपने ये वर्ड सुना होगा अनमना होना, तो वो एक्चुअल में अनमना नहीं होता, वो अन्य मनस्क होता है। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, इजी तौर पर उस वर्ड को अपने शब्दों में इस्तेमाल कर रहा है या उसको इजी तरीके से बोलना चाहता है, इसलिए उसने क्या करा, अन्य मनस्क का अनमना कर दिया, अनमना हो रहा हूं। तो अन्य मनस्क का मतलब होता है कि मन स्थिर न होना, बेचैनी होना। तो ये अन्य मनस्क जो है एकाग्र चित्त का विलोम है। एकाग्र चित्त होना यानी एक ध्यान में होना, एक जगह होना, स्थिर होना, जबकि अन्य मनस्क का मतलब होता है अस्थिरता की स्थिति होना। आगे हम आ जाते हैं ऋणात्मक का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। इस प्रश्न में भी देखिए ये हमको शब्द दे रखा है और इसका हमको विलोम लिखना है। जस्ट अभी मैंने बताया विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो ऋण, ऋण का मतलब होता है माइनस, यहाँ ऋणात्मक का सीधे सीधे मतलब है माइनस। तो माइनस का विपरीत इंग्लिश में तो आप जल्दी से बता देंगे प्लस। तो उसी प्रकार से ऋण का उल्टा जो हिंदी में होता है वो हमको इसमें से ढूंढना है। तो इसमें जो सही शब्द है वो ये सी ऑप्शन है, धनात्मक। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद करना होगा, क्योंकि आप हो सकता मात्राओं की गलती कर जाएं। अब ये देखिए ये दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, बस इसमें क्या अंतर है, इसमें ध आ गया, इसमें घ आ गया। ये घनात्मक लिखा हुआ है, ये धनात्मक लिखा हुआ है। ऋण, ऋण का विपरीत होता है धन, धन यानी कि प्लस, प्लस का चिन्ह, और ऋण यानी माइनस, ये माइनस का चिन्ह। तो ऋणात्मक का जो अपोजिट होता है वो होता है धनात्मक। और बाकी जो सारे लिखे हुए इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मात्राओं की गलती है और इसीलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही ऑप्शन सी है जिसमें लिखा हुआ है धनात्मक, ऋणात्मक, विलोम, धनात्मक। आगे अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। अकस्मात का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहाँ अकस्मात जो शब्द लिखा हुआ है वो किसी न किसी रूप में मात्रा की मिस्टेक लेकर लिखा हुआ है और इसी का शुद्ध रूप हमको चार ऑप्शन में से एक लिखा हुआ है। ए नंबर पे अकस्मात, सी पर अकस्मात, बी पर आकस्मात और डी पर अकस्मात लिखा हुआ है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो ए ऑप्शन है ये सही है। इसमें ये जो मात्रा लगी हुई है बिल्कुल सही लगी हुई है। जो हमको ऊपर दिया हुआ है उसके अंदर यहाँ हलंत नहीं लगा हुआ था, यहाँ हलंत लगा हुआ होना चाहिए और यहाँ हलंत नहीं था, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। बाकी इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है और बाकी जो हमको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें मात्राओं की गलती है, इसलिए वो सारे गलत हैं। जो ए ऑप्शन है वही सही है, इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए। अकस्मात का मतलब होता है अचानक, सडनली, इंग्लिश में इसे कहते हैं सडनली। अचानक जो चीज हो जाती है वो चीज यहां पर है अकस्मात का। इसको उर्दू में इत्तिफाक भी बोलते हैं, इत्तिफाकन। तो अकस्मात यानी अचानक, एकदम से।